एक औरत अकेली उस शहर की सड़क पर चल रही है जहां सब कुछ खत्म हो चुका लगता है। चारों तरफ सन्नाटा है, टूटी इमारतें हैं और हवा में अजीब सी बदबू तैर रही है। तभी उसके पीछे कुछ हिलता है। कोई साफ आवाज नहीं, बस एक परछाई। वो पलटती है और सामने जो खड़ा है वो इंसान कम और दरिंदा ज्यादा लगता है। चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखों में कोई सोच नहीं, सिर्फ भूख। जैसे ही उसे जिंदा इंसान दिखता है वो बिना रुके जानवरों की तरह झपट पड़ता है। यहीं से समझ आ जाता है कि ये आम ज़ॉम्बी कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ सवाल ये नहीं कि ये लोग ज़ॉम्बी क्यों बने। सवाल ये है कि ये मरे हुए लोग अब तक रुके क्यों नहीं हैं। आप देख रहे हैं 2026 में रिलीज हुई डरावनी सर्वाइवल फिल्म वी बरी द डेड। कहानी शुरू होती है एक ऐसे हादसे से जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटका पूरे द्वीप पर फैल जाता है। कुछ ही मिनटों में सब कुछ ठप, बिजली, मशीनें और साथ में इंसानी दिमाग। द्वीप पर रहने वाले 5 लाख लोगों में से ज्यादातर या तो मौके पर मर जाते हैं या फिर ऐसे घायल होते हैं कि पहचान में नहीं आते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा झटका सीधे दिमाग पर वार करता है और इससे बचने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन यही कहानी अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। इसी तबाही के बीच हमारी हीरोइन मॉली एक फैसला लेती है जो कोई समझदार इंसान नहीं लेगा। उसका पति उसी द्वीप पर काम करता था और अब लापता है। मॉली को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मर चुका। उसका कहना साफ है, अगर मर भी गया होगा तो भी वो उसकी लाश ढूंढे बिना वापस नहीं जाएगी। यहीं से कहानी अलग हो जाती है, क्योंकि ये जिंदा बचने की नहीं बल्कि मरे हुए को ढूंढने की जंग है। दिक्कत तब बढ़ती है जब सरकार का असली चेहरा सामने आता है। हादसे के तुरंत बाद पूरा द्वीप सील कर दिया जाता है। न मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है, न ही अपनों को खोने वालों को। हर सवाल को चुप्पी से दबा दिया जाता है। मॉली हर दरवाजा खटखटाती है और आखिरकार एक रास्ता निकालती है। वो डेड बॉडी रिकवरी वॉलंटियर बनकर द्वीप में एंट्री ले लेती है। लेकिन वो अकेली नहीं होती, वहाँ और भी लोग होते हैं जो इसी बहाने अपने खोए हुए लोगों को ढूंढने आए हैं। सबको लगता है कि काम बस लाशें पहचानने का है, लेकिन तभी लीड कर रहा मिलिट्री अफसर एक ऐसी बात बता देता है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। कुछ लाशों में अजीब हरकतें देखी गई हैं, बिना किसी आवाज, बिना किसी चेतावनी। कुछ लोग मरने के बाद दोबारा उठ खड़े हुए हैं। और सबसे डरावनी बात ये नहीं कि वो उठ रहे हैं, सबसे डरावनी बात ये है कि उनमें कुछ यादें अब भी बाकी हैं। माहौल बिगड़ता देख अफसर तुरंत सफाई देता है। वो कहता है कि ये चलती फिरती लाशें बहुत स्लो हैं, किसी पर हमला नहीं करती और हर गली में हथियारबंद सैनिक तैनात हैं। सुनने में बात कंट्रोल में लगती है, लेकिन मौली का चेहरा फिर भी डर से सफेद पड़ जाता है। फिर उसे अपने पति का ख्याल आता है और वही ख्याल उसे सीधा खड़ा कर देता है। वो पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसके लिए डर से बड़ा सवाल ये है कि उसका पति आखिर है कहाँ। सारा सामान मिलने के बाद मॉली बाकी वॉलंटियर्स के साथ बस में बैठती है और क्वारंटीन इलाके की तरफ निकल पड़ती है। बाहर का नजारा दिल दहला देने वाला होता है। चारों तरफ राख, टूटे घर, जली हुई सड़कें। जो द्वीप कभी जिंदगी से भरा था अब एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका है। टीम को गली गली, घर घर जाकर लाशें इकट्ठा करनी होती हैं। हर घर एक नई कहानी है और हर कहानी अधूरी। मॉली जब एक घर के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो पर्दा हटाते ही सामने एक परिवार की 3 लाशें दिखती हैं। मौत इतनी अचानक आई कि नल तक बंद नहीं हो पाया। पानी अब भी बह रहा है, जैसे घर वालों को अब भी लौटने का इंतजार हो। मौली की साथी ये सब देख नहीं पाती और वहीं काम छोड़कर चली जाती है। यहीं से समझ आता है कि ये काम शरीर का नहीं, दिमाग का इम्तिहान है। इसके बाद मौली को दूसरा पार्टनर मिलता है, जेसन। ये बंदा बिल्कुल अलग किस्म का है, बेफिक्र, लापरवाह, जैसे डर शब्द उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। लाशें देखकर उसे न घिन आती है न डर। उल्टा वो मजाक करता रहता है, जैसे हालात को हल्का करके जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सच में मजाक है या फिर डर से बचने का उसका तरीका। जेसन के साथ काम करते करते मॉली भी धीरे धीरे इस काम की आदत डाल लेती है। अब वो बॉडी देखकर चीखती नहीं है। वो जान चुकी है कि वॉलंटियर्स को सबसे ज्यादा डर लाशों की हालत से नहीं लगता, बल्कि तब लगता है जब उन्हीं में कोई जाना पहचाना चेहरा दिख जाए। यही डर हर कदम पर पीछा करता है। एक घर की दीवार पर टंगी शादी की फोटो देखकर मॉली को अपने पति के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। मुस्कान, वादे और वो भरोसा कि सब ठीक रहेगा। मॉली चाहती है कि सीधे दक्षिणी हिस्से में जाए जहां उसका पति काम करता था, लेकिन सैनिक उसे रोक लेते हैं। वो बताते हैं कि वहां अब भी आग लगी हुई है और इलाका पूरी तरह बंद है। और यहीं एक नया सवाल खड़ा होता है, अगर आग अब भी जल रही है
तो वहां असल में हो क्या रहा है। और सबसे डरावनी बात ये नहीं कि मॉली वहां नहीं जा पा रही, बल्कि ये है कि जितना ज्यादा वो लाशें उठाती जा रही हैं, उतना ही उसके मन में एक ख्याल बैठता जा रहा है कि अगर उसका पति जिंदा मिला तो शायद वो वैसा इंसान न रहे जैसा वो उसे याद करती है। मजबूरी में मॉली लाशें इकट्ठा करते हुए इंतजार करती रहती है, लेकिन हर दिन के साथ उसका सब्र और डर दोनों बढ़ते जाते हैं। एक दिन मॉली और जेसन मिलकर एक दुकान का शटर तोड़ते हैं। तभी बाहर से अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज गूंज उठती है। कोई घबराया हुआ वॉलंटियर सड़क पर भागता है और सिग्नल फ्लेयर जला देता है। कुछ ही सेकंड में खबर फैल जाती है कि कहीं एक चलता फिरता मरा हुआ इंसान दिख गया है। माहौल पल भर में बदल जाता है। सैनिक दौड़ते हुए आते हैं और फिर गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है। मॉली का दिल इतनी तेज धड़कता है कि उसे अपनी सांस सुनाई देने लगती है। वो बिना सोचे पास के एक गोदाम में घुस जाती है। टॉर्च जलाते ही जमीन पर खून के ताजा निशान दिखते हैं, जैसे कोई अभी अभी घसीटा गया हो। तभी रैक के पीछे उसे एक इंसानी साया नजर आता है। वहां भी एक जिंदा सा मरा हुआ खड़ा होता है, बिल्कुल शांत, बिना किसी हरकत के। मॉली को तुरंत सेना की बात याद आती है कि ये लोग हमला नहीं करते। वो जेसन की तरफ देखती है, लेकिन जेसन बिना घबराए आराम से सिग्नल फ्लेयर जला देता है। कुछ ही देर में फिर वही आवाज, गोलियां और फिर सन्नाटा। उस पल मॉली के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे पहली बार लगता है कि ये लोग पूरी तरह जानवर नहीं हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं अब भी इंसान बचा हुआ है, और शायद यही बात उन्हें और डरावना बनाती है। सेना की ये ठंडी सोच, बिना सोचे सब खत्म कर देने का तरीका मॉली की जिद को और मजबूत कर देता है। अब उसका पति सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सवाल बन चुका है। लेकिन परेशानी ये है कि ये इलाका द्वीप के सबसे उत्तर में है, और जहां उसका पति काम करता था वो बहुत दूर दक्षिणी बंद इलाके में है। कई रातें मॉली यही सोचते हुए काट देती है कि कर्फ्यू में चुपचाप अकेले निकल जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई वॉलंटियर उसे देख लेता है। आखिरकार वो जेसन से अपने मन की बात कह देती है। वो उसे साफ बताती है कि वो किसी भी हाल में दक्षिणी इलाके में जाना चाहती है, चाहे जिंदा मिले या मरा हुआ। जेसन एक पल भी ज्यादा नहीं सोचता। शायद उसे भी कुछ साबित करना है, या शायद उसे अब मरने से उतना डर नहीं लगता। अगली सुबह तड़के जेसन एक रिपेयर वर्कशॉप का ताला तोड़ता है। उसकी नजर सीधे एक ऑफ रोड बाइक पर जाती है। दोनों जानते हैं कि सफर लंबा है और पैदल जाना खुदकुशी के बराबर होगा। वो बाइक स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि जमीन पर पड़ी एक औरत पर ध्यान जाता है, जिसके बाल अजीब से बैंगनी रंग के हैं। दोनों उसे मरी हुई समझकर आगे बढ़ने ही वाले होते हैं। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, और यही कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि वो उठी कैसे। सवाल ये है कि वो उठने के बाद क्या करने वाली है। बिना किसी इशारे के वो औरत अचानक खड़ी हो जाती है। कोई चेतावनी नहीं, कोई आवाज नहीं। मॉली हल्की सी आहट सुनते ही टॉर्च उठाती है। उस औरत का मुंह हिल रहा होता है, दांत आपस में कड़कड़ा रहे होते हैं, जैसे शरीर से पहले भूख जाग गई हो। दोनों का दिल बैठ सा जाता है। अब ये साफ हो चुका है कि ये पहले जैसे सुस्त मरे हुए नहीं हैं। बिना एक पल गंवाए मॉली और जेसन बाइक को धक्का देते हुए वहां से निकल भागते हैं। वो जो चलता फिरता मरा हुआ उन्होंने अभी देखा, उसके चेहरे पर साफ हिंसा थी, आंखों में खालीपन नहीं बल्कि हमला करने की तैयारी। यही वो पल है जब कहानी का नियम बदल जाता है। अब ये लोग सिर्फ चलते नहीं हैं, ये चुनते हैं। दोनों बाइक पर सवार होकर हाईवे पर तेजी से निकलते हैं। सड़क के बीच जगह जगह जली हुई गाड़ियां पड़ी हैं, जैसे लोग भागते भागते वहीं रुक गए हों, लेकिन बाइक की फुर्ती उन्हें जिंदा रखे हुए है। दक्षिणी बंद इलाके की दूरी धीरे धीरे कम हो रही होती है, और मॉली को पहली बार लगता है कि शायद वो अपने पति के करीब पहुंच रही है। तभी जेसन अचानक ब्रेक मार देता है। सामने सेना की एक पेट्रोल गाड़ी खड़ी होती है। दोनों तुरंत बाइक के पीछे छिप जाते हैं, सांस रोककर इंतजार करते हैं कि गाड़ी आगे बढ़ जाए। तभी मॉली पीछे देखती है और उसका खून जम जाता है। एक चलता फिरता मरा हुआ सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, गोली चलती है। सेना का सिपाही उसे वहीं ढेर कर देता है। किस्मत से दोनों पर किसी की नजर नहीं पड़ती। बिना वक्त गंवाए वो फिर बाइक दौड़ा देते हैं। जैसे जैसे वो दक्षिणी बंद इलाके के पास पहुंचते हैं, हवा में धुएं की गंध और गहरी होती जाती है। साफ हो जाता है कि आग सिर्फ लगी नहीं थी, अभी तक बुझी भी नहीं है। पहाड़ी से नीचे देखने पर पूरा इलाका किसी आखिरी दौर की दुनिया जैसा लगता है। जली हुई जमीन, धुआं और हर तरफ मौत का सन्नाटा। जेसन पूरी ताकत से एक्सेलरेटर घुमाता है और आखिरकार वो सबसे ज्यादा तबाह हो चुके दक्षिणी इलाके में घुस जाते हैं। अंधेरा होने से पहले उन्हें एक छोड़ी हुई इमारत मिलती है। दोनों तय करते हैं कि यहीं रात काटेंगे, क्योंकि बाहर रहना खुद को सौंप देने जैसा है। लेकिन जैसे ही वो बैठते हैं, एक भारी भरकम चलता फिरता मरा हुआ अंदर घुस आता है। जेसन पहले उसे हल्के में लेता है, लेकिन अगले ही पल वो मरा हुआ पागल होकर उन पर झपट पड़ता है। अब ये सुस्त नहीं है, ये शिकार कर रहा है। तभी गोली चलती है। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा होता है। वो जेसन को सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अब हालात बदल चुके हैं।
जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाओ, ये मरे हुए लोग उतने ही ज्यादा हिंसक होते जाते हैं। और जब सिपाही को पता चलता है कि मॉली और जेसन चोरी छिपे बंद इलाके में घुसे हैं, उसके चेहरे के भाव साफ बता देते हैं कि असली डर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इस इलाके में नियम सेना नहीं, हालात चलाते हैं। लोगन जिद करता है कि दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी। बस कुछ मिनटों बाद वो लौटकर मॉली से कहता है कि जेसन उसे छोड़कर भाग गया है। ये सुनते ही मॉली के अंदर कुछ खटकता है। जेसन ऐसा करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन तभी लोगन एक ऐसी बात कह देता है जो मॉली के सारे शक दबा देती है। वो कहता है कि वो उसके पति को ढूंढने में मदद करेगा, और यही वो पल है जहाँ मॉली डर और भरोसे के बीच गलत रास्ता चुन लेती है। वो हिम्मत करके उसकी सैन्य गाड़ी में बैठ जाती है। मॉली चाहती थी कि सीधे अपने पति की काम वाली जगह जाए, लेकिन लोगन जोर देता है कि पहले उसे अपने घर से कुछ जरूरी सामान लेना है। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। बाहर रुकना खतरे से खाली नहीं। मजबूरी में मॉली उसकी बात मान लेती है। घर पहुंचते ही लोगन कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई देता है, जैसे किसी मेहमान का इंतजार कर रहा हो। वो खाना भी तैयार करता है, लेकिन मॉली का मन नहीं करता। उसकी नजर दीवारों पर लगी तस्वीरों पर जाती है। एक हंसता हुआ परिवार, अधूरी जिंदगी। लोगन का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो बताता है कि हादसे के वक्त वो बाहर ड्यूटी पर था, इसलिए बच गया। उसकी गर्भवती पत्नी वहीं मारी गई। ये सुनकर मॉली की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि इस एक हादसे ने कितनी जिंदगियां तोड़ दी। वो अभी अपने ही दुख में डूबी होती है कि तभी लोगन एक अजीब सा अनुरोध रख देता है। वो चाहता है कि मॉली उसकी मरी हुई पत्नी के कपड़े पहने और उसके साथ एक डांस करे। ये बात सुनकर मॉली सन्न रह जाती है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मना करने की वजह भी कमजोर लगने लगी है। दोनों ने अपना सबसे करीबी इंसान खोया है, और यही बात मॉली को चुप करा देती है। धीमी म्यूजिक के बीच दोनों एक दूसरे को थामे नाचते हैं। मॉली के दिमाग में अपने पति के साथ बिताए पल घूम रहे होते हैं। दूसरी तरफ लोगन की आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। वो मॉली को मॉली नहीं देख रहा, वो अपनी पत्नी देख रहा है। जैसे ही गाना खत्म होता है, उसकी नजर मॉली के हाथ पर जाती है। वो देखता है कि मॉली ने वो अंगूठी नहीं पहनी जो उसने पहले से निकाल कर रखी थी। बस यहीं उसका चेहरा बदल जाता है। गुस्सा, मायूसी और पागलपन सब एक साथ। उसे लगता है कि मॉली ने उस पल को बर्बाद कर दिया। मॉली उसे समझाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि वो पहले से अपनी शादी की अंगूठी पहने हुए है और किसी दूसरी अंगूठी को नहीं पहन सकती। लेकिन लोगन अब सुनने की हालत में नहीं होता। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। इस बार उसके कदमों में दुख नहीं, कब्जा होता है। मॉली को समझ आ जाता है कि ये इंसान ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो झट से मुड़ती है, बगल के कमरे में घुसती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर लोगन की सांसें भारी हो रही होती हैं, और अंदर मॉली को पहली बार एहसास होता है कि वो अब सिर्फ मरे हुए लोगों से नहीं लड़ रही, बल्कि जिंदा पागलपन से भी। तभी मॉली की नजर बेड पर जाती है। वहां एक औरत की लाश पड़ी होती है, पेट साफ उभरा हुआ। ये लोगन की मरी हुई पत्नी होती है। उसी पल मॉली को समझ आ जाता है कि लोगन का दुख अब शोक नहीं रहा, वो पागलपन बन चुका है। उसका दिल ठंडा पड़ जाता है। दिमाग बस एक ही बात कहता है, यहां रुकी तो जिंदा नहीं बचेगी। बिना एक पल गंवाए वो खिड़की से बाहर कूद जाती है। पीछे से वो सन की सिपाही उसका पीछा करता है। अंधेरे में भागती मॉली एक गोदाम में घुसकर छिप जाती है। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी आगे डालती है, उसके होश उड़ जाते हैं। कोने में कई चलते फिरते मरे हुए लोग जंजीरों से बंधे खड़े होते हैं। कोई चीख नहीं, कोई हमला नहीं, बस खाली आंखें और हिलते शरीर। मॉली डर के मारे अपना मुंह दबा लेती है। तभी बाहर लोगन के कदमों की आवाज पास आती जाती है। अब भागने का रास्ता नहीं बचता। तभी मॉली के दिमाग में एक आखिरी तरकीब आती है। वो अपनी शादी की अंगूठी उतार देती है और धीरे धीरे बाहर निकल आती है। वो आवाज बदलकर ठीक लोगन की पत्नी जैसी टोन में कहती है कि वो अपनी अंगूठी ढूंढ रही है। आदमी पहले से ही टूट चुका होता है। ये सुनते ही सच में बहक जाता है। नम आंखों से वो बताता है कि इतने सारे चलते फिरते मरे हुए लोगों पर रिसर्च करने की उसकी एक ही उम्मीद थी कि शायद उसकी पत्नी भी दोबारा लौट आए। मॉली उसकी बातों में हामी भरती रहती है, हर शब्द में झूठ, हर पल मौत से एक कदम दूर। जैसे ही लोगन का ध्यान ढीला पड़ता है, मॉली छिपाकर रखा हथियार झट से निकाल लेती है। 1 सेकंड का फैसला। लोगन की आंखों में यकीन और हैरानी एक साथ जम जाते हैं। वो गला पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। मॉली एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वो उसकी जेब से गाड़ी की चाबी उठाती है और बाहर भागती है। तभी उसकी नजर फिर उस औरत पर पड़ती है। लोगन की गर्भवती पत्नी सच में उठ चुकी होती है, चल नहीं पा रही, लेकिन जिंदा सी हरकतें साफ दिख रही होती हैं। मॉली डर को अंदर दबाती है, गैस पर पैर रखती है और वहां से पूरी रफ्तार में निकल जाती है। अगली सुबह मॉली ड्राइवर सीट पर आंख खोलती है। सामने सड़क मलबे से भरी होती है। गाड़ी आगे नहीं जा सकती। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, बाइक। वो बिना रुके आगे बढ़ती है। सुनसान सड़क, जली हुई गाड़ियां और चारों तरफ वही सन्नाटा। तभी उसके पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। कोई चीख नहीं, बस दहाड़। एक चलता फिरता मरा हुआ पूरी ताकत से उसकी तरफ टूट पड़ता है। मॉली वक्त रहते बाइक छोड़ती है और पलटी हुई बस के अंदर घुस जाती है।
दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। बाहर वो चीज बस के चारों तरफ घूम रही होती है। अब सवाल ये नहीं कि मौली भाग पाएगी या नहीं, सवाल ये है कि जब मरे हुए लोग इतना बदल चुके हैं तो क्या उसका पति अब भी वही इंसान हो सकता है जिसे ढूंढने वो इतनी दूर आई है। जैसे ही सामने वाला ठीक से हिल नहीं पाता, मौली आसपास पड़ी एक भारी चीज उठाती है और पूरी ताकत से वार करती है। एक बार, फिर दूसरी बार। जब यकीन हो जाता है कि अब वो दोबारा नहीं उठेगा, तब वो जमीन से एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाती है और आगे बढ़ जाती है। अब वो जगह जहां उसका पति था वहां से सिर्फ 6 मील दूर है। दूरी कम है लेकिन डर पहले से कहीं ज्यादा भारी। रात काटने के लिए वो एक खड़ी हुई मोटर होम में रुक जाती है। दीवार पर 4 लोगों की फैमिली फोटो लगी होती है, मुस्कुराते चेहरे जैसे किसी और ही दुनिया के हों। साफ लगता है ये लोग अब यहाँ नहीं है। कब रात गहरी हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आती है। कोई चीख नहीं, कोई दहाड़ नहीं, बस मिट्टी के हटने की। मौली दबे पांव बाहर निकलती है और जो देखती है वो रूह तक हिला देता है। एक चलता फिरता मरा हुआ जमीन खोद रहा होता है, लेकिन वो हमला नहीं करता। वो चुपचाप अपने परिवार की लाशों को उठाकर गड्ढे में रखता जाता है, बड़े ध्यान से, जैसे कोई आखिरी फर्ज निभा रहा हो। मौली पहचान जाती है ये उसी मोटर होम का मालिक है। यही वो पल है जहाँ फिल्म फिर से अपनी दिशा बदल देती है। ये मरे हुए लोग सिर्फ खतरा नहीं है, इनमें यादें भी बची हैं। मौली खुद को रोक नहीं पाती और आगे बढ़कर उसकी मदद करती है। दोनों बिना एक शब्द बोले मिट्टी भरते हैं। जब आखिर में वो औरत खुद गड्ढे में उतर जाती है तो एक पल के लिए उसकी नजर मौली से मिलती है। कुछ कहा नहीं जाता लेकिन सब समझ आ जाता है। मौली उसे आखिरी सुकून दे देती है। वो उसे और उसके पूरे परिवार को वहीं एक साथ दफना देती है। ये जिंदा लोगों से ज्यादा इंसानी काम था। अगले दिन दोपहर के करीब मौली आखिरकार उस होटल पहुंचती है जहां उसका पति रहता था। दिल अपने आप भारी हो जाता है। पूरे रास्ते में उसे एक भी जिंदा इंसान नहीं मिला। अब वो अंदर ही अंदर मान चुकी है कि शायद वो बहुत देर से पहुंची है। धीरे धीरे वो गलियारे के आखिरी कमरे तक जाती है। हर कदम के साथ सांस भारी होती जाती है। दरवाजा खोलते ही उसका शक सच साबित हो जाता है। बिस्तर के पास एक लाश पड़ी होती है। मौली वहीं बैठ जाती है। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, बस खाली आंखें और भरा हुआ सीना। तभी उसकी नजर पति के हाथ पर जाती है। उंगली में अंगूठी नहीं होती। वॉशरूम के पास सिंक पर दोनों की शादी की अंगूठियां रखी होती हैं। मेज पर एक औरत का आईडी कार्ड पड़ा होता है। उसी पल सब जुड़ने लगता है। मौली को याद आता है आखिरी बार उसने पति से इस द्वीप पर साथ आने की बात कही थी। उसने मना कर दिया था, कहा था काम है, बाद में चलेंगे। अब सवाल ये नहीं कि वो मर गया, सवाल ये है कि उसने मरने से पहले क्या चुना। और सबसे भारी बात ये कि मौली यहाँ अपने पति को ढूंढने आई थी, लेकिन जो सच उसे मिला वो किसी भी ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक था। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिनसे बचकर भी इंसान जिंदा नहीं बच पाता। और उसने ठंडे दिल से मना कर दिया था। अब वजह साफ हो जाती है, वो किसी और से प्यार करने लगा था। मौली समझ नहीं पाती कि उसे दुख महसूस हो रहा है या राहत। इतनी दूर, इतना सब झेलकर वो एक ऐसे आदमी तक पहुंची जो शायद कभी उसके लायक था ही नहीं। उसी वक्त पीछे से कदमों की आवाज आती है। मौली पलट कर देखती है, सामने जेसन खड़ा होता है। वही पार्टनर जो कभी डर के मारे अलग हो गया था, लेकिन मौली की चिंता उसे यहाँ तक खींच लाई थी। इस उजड़ी हुई दुनिया में 2 टूटे हुए इंसान समुंदर के किनारे बैठ जाते हैं। कोई हीरो नहीं, कोई वादा नहीं, बस सच। मौली चाहती थी कि उसकी शादी किसी तरह बच जाए। जेसन चाहता था कि वो खुद को और अपने घर वालों को साबित कर सके कि वो बेकार नहीं है। बात करते करते रात ढल जाती है। दर्द और थकान के बीच दोनों नशे में डूब जाते हैं। अगली सुबह मौली की आंख खुलती है। मन अजीब तरह से हल्का होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो एक बार फिर पति के कमरे में जाती है, अपनी शादी की अंगूठी हाथ से उतारती है और वहीं रख देती है। उसी पल वो सिर्फ उस रिश्ते से नहीं बल्कि उस जिंदगी से भी बाहर निकल जाती है जिसमें वो खुद को भूल चुकी थी। खुद से समझौता करने के बाद जेसन की मदद से मौली अपने पति की लाश को एक यॉट पर रखती है और उसे पानी के बहाव के साथ छोड़ देती है। कोई रोना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस विदा। सब कुछ निपटाने के बाद मौली और जेसन गाड़ी से वापस उत्तरी बेस की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक चलता फिरता मरा हुआ दिखता है। मौली एक नजर में पहचान लेती है, ये वही औरत है, सिपाही लोगन की पत्नी। लेकिन इस बार कुछ अलग है। उसका पेट अब उभरा हुआ नहीं है। मौली को अंदर से कुछ अजीब महसूस होता है। वो उसकी नजर का पीछा करती हुई पास के मलबे तक पहुंचती है। वहाँ एक बिल्कुल नया पैदा हुआ बच्चा पड़ा होता है, जिंदा, पूरी तरह ठीक ठाक। दोनों बस देखते रह जाते हैं। कोई जवाब नहीं मिलता, कोई लॉजिक काम नहीं करता। लेकिन यही फिल्म अपनी आखिरी बात कह देती है। चाहे दुनिया का पूरा सिस्टम टूट जाए, इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं होती। प्यार और हिफाजत कभी कभी जिंदगी और मौत की सरहद भी पार कर जाते हैं।
और जहां सब कुछ खत्म लगता है, वहीं से किसी नई शुरुआत का जन्म भी हो सकता है। ये फिल्म ज्यादा खून खराबा या डरावने सीन के भरोसे नहीं चलती। असल बात कहीं और है। ये कहानी मौली के अंदर चल रही जंग की है। बाहर की दुनिया तो पहले ही टूट चुकी है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इंसान अंदर से भी टूट जाएगा। ये सफर सिर्फ तबाही के बीच से निकलने का नहीं है, बल्कि उस सच को स्वीकार करने का है जिससे भागते भागते हम खुद को खो देते हैं। यहाँ ज़ॉम्बी दुश्मन नहीं है, वो आईना है। दिखाते हैं कि यादें, प्यार और पछतावा मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते, और यही इस फिल्म को अलग बनाता है। आखिर हम सब कभी ना कभी किसी जिद, किसी चाहत या किसी रिश्ते के लिए खुद को झोंक देते हैं। फिर जब सच सामने आता है तो लड़ाई दुनिया से नहीं रहती, खुद से हो जाती है। मौली बचती है, लेकिन जीत किसी जंग की नहीं होती। जीत होती है खुद को दोबारा जोड़ पाने की। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको लगा कि इस कहानी का मतलब कुछ और था या आपने इसे अलग तरह से देखा, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगली कहानी फिर किसी ऐसे सफर के साथ जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा सवाल होगा।